बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा PRC 3 मतलब प्रिंसिपल्स, PRC 3 है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका आज हम लेक्चर नंबर 0 स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि लेक्चर 0 भी हुआ करता है क्या। इसमें हमने बेसिकली ओरिएंटेशन डिस्कस करनी है। ठीक है। ओरिएंटेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें दो तीन पॉइंट हैं। एक ये कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, दूसरा पेपर किस फॉर्म किस शक्ल में होगा जो आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और इसके अलावा ये है कि इसका वेटेज कितना होगा, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो इसमें हम क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करते हैं तो इसलिए इसको नाम मैं देता हूँ लेक्चर 0 का। अब इसमें एक्चुअली हमने क्या डिस्कस करना होता है, ओरिएंटेशन क्लास। ठीक है। अब ओरिएंटेशन क्लास में सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है ना, वो है हमारा पेपर पैटर्न। ठीक है। अब पेपर पैटर्न में क्या चीज है, पेपर पैटर्न में बेसिकली ये चीज है कि आपका जो पेपर का टोटल टाइम होगा ना, वो होगा 2 आवर्स का। ठीक है। पेपर का टोटल टाइम क्या होगा, 2 आवर्स का होगा। और इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 50 होंगे। ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें आपके कितने सवाल होंगे पेपर में, 50। और उसमें हम देखेंगे कि आपका जो टोटल पेपर है उसमें टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो वो आपके होंगे 100। 2 घंटे का पेपर होगा, 50 सवाल होंगे, और ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद आता है कि आपको पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स, तो वो होंगे 50। पूरे CA में कोई भी पेपर हो, उसको पास करने का क्राइटेरिया क्या है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। तो इधर ये है कि पेपर पैटर्न में हमने बेसिकली 4 चीजें डिस्कस की हैं कि आपके जो है टोटल टाइम कितना होगा, 2 आवर्स, टोटल क्वेश्चंस 50, टोटल मार्क्स 100, और पासिंग मार्क्स 50। अब यहाँ पर देखें कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। तो लग रहा है कि ऑन एवरेज हर सवाल के कितने नंबर होंगे। हाँ। अब 50 से कम या ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये नहीं समझना कि पता नहीं कोई मिस्टेक हो गई है एग्जामिनर से कि यहाँ पर तो सर ने 50 बताया था और यहाँ पर जो हैं क्वेश्चंस वो तो ऊपर नीचे हैं 50 से। तो उसमें भी परेशान नहीं होना, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरेज है, बाकी चीज जो है ना वो सर्टन है कि होगा भी 2 घंटे का, ये कंफर्म है। टोटल मार्क्स होंगे 100, ये भी कंफर्म है। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 50, ये भी कंफर्म है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई हैं जो पेपर पैटर्न में थी। उसके बाद जो है ना हम देखते हैं नेचर ऑफ पेपर क्या हो। ठीक है। नेचर ऑफ पेपर। अब आपकी नेचर ऑफ पेपर जो है ना, ये पहले तो ये चीज दिमाग में रखनी है कि आपका सारा पेपर जो है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड। इसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CBE। ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि आपने जब सेंटर में जाना है तो वहां पर वो कोई आपको आंसर शीट्स नहीं देगा कि भाई ये सब की आंसर शीट्स हैं और ये क्वेश्चन पेपर है तो इसे सॉल्व करें। ऐसा नहीं होगा। बल्कि आप जब सेंटर में जाएंगे, ये पहले लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सेंटर में जाएंगे, जो जो आपकी सीटिंग होगी ना, हर एक स्टूडेंट की जो सीटिंग या जो चेयर्स वगैरह होंगी, उसके आगे एक एक कंप्यूटर लगा हुआ होगा। ठीक है। उसमें स्क्रीन के ऊपर एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा स्टार्ट। अब जब वो देखेगा कि भाई टाइम पूरा हो गया है तो वो आवाज लगाएगा कि हाँ भी पेपर स्टार्ट कर दें। आप उसके ऊपर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे पहला क्वेश्चन आ जाएगा। उसको आप जो आपको लगता है कि इसका ये आंसर ठीक है वो करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। जब पूरा पेपर आपको लगेगा कि भाई मेरी तरफ से हो गया है, ठीक है, अगर टाइम से पहले कर लें या पूरे टाइम पर, तो एंड पर आपने सबमिट कर देना है। तो इसका मतलब है पेपर हो गया है। उसकी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। हम जो आपसे टेस्ट लेंगे हम भी कंप्यूटर पर लेंगे। कंप्यूटर से मुराद ये नहीं कि जहाँ कोई कंप्यूटर हमने रखे हुए हैं
मतलब ये कि वेबसाइट या पोर्टल के ऊपर लेंगे। ठीक है, वो भी एक वेबसाइट पर हो रहे होते हैं ना, तो हम भी पोर्टल पर लेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये बेसिकली किस तरह से होता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये दिमाग में रखनी है कि आपका पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या सीबीई होगा। अब उसके बाद जो है दूसरी चीज इसमें आपने दिमाग में रखनी है कि आपका ये जो पेपर है ना वो क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जिसे बोला जाता है एमसीक्यूज। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो इसका मतलब है ये नहीं होगा कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फलां या राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑन फलां टॉपिक। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप समझे शायद कंप्यूटर में हमने ये तो पहला बता दिया कि कोई पेपर के ऊपर नहीं होगा, कंप्यूटर में होगा। उसमें ये नहीं समझना आप पता नहीं कोई टाइपिंग करनी होगी हमने, तो इस तरह का भी कोई सीन नहीं है, बल्कि आपने उधर एमसीक्यूज होंगे, आपने सिलेक्ट करने हैं ऑप्शंस। तो इसका मतलब है आपका सारा पेपर क्या होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब उसमें आप समझे शायद एक ही फॉर्म में होगा, होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सारे, लेकिन डिफरेंट अंदाज में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब इसमें ना तीन टाइप्स है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। एक पहली है जिसे मैं नाम देता हूँ ट्रेडिशनल एमसीक्यूज। ट्रेडिशनल एमसीक्यू से क्या मुराद है कि जो आप सारे जिंदगी पेपर देते आए हैं उसमें हर पेपर में मोस्टली होता है ना 10-15 एमसीक्यूज होते हैं, बाकी लिखना होता है। तो जैसे उसमें एक ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है और नीचे लिखा होता है कि ये इसमें से कौन सा ठीक ऑप्शन है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर वो आपसे एक सवाल पूछे कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर, कि इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, 1 2 3 या 4। नीचे आपने पढ़ा होगा कि इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नीचे आप 2 पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये तो ट्रेडिशनली एमसीक्यूज ऐसे ही होते हैं, आपको पता है। अब इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, इसकी दूसरी फॉर्म जो है ना वो ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। अब वो आपसे कहे कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर 3, नीचे ऑप्शन होंगे ट्रू या फॉल्स, तो आप क्या कहेंगे, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी है, दो हैं। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ ऑप्शन नहीं होगा, वो ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में भी पूछ सकता है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा किस तरह के हो सकते हैं, तीसरा जो है वो पूछेगा आपसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। ठीक है, वो आपसे कहेगा कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर, आगे एक ब्लैंक होगा। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर, आगे खाली जगह होगी, नीचे होगा 1 2 3 या 4। आपने क्या करना है, हाँ, ओवरऑल सब में आपको नीचे ऑप्शन गिवन है, एमसीक्यूज ही हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में वो पूछ सकता है। समझ आ गई इस चीज की? ठीक है, अब ये था नेचर ऑफ पेपर। उसके साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ एक नीचे ठीक ऑप्शन हो, कभी कभार ये भी हो सकता है कि वो आपसे नीचे जो ऑप्शन हो ना उनमें से दो ठीक आंसर बनते हों। तो आपने ये नहीं समझना कि ये तो शायद एग्जामिनर से मिस्टेक हो गई है कि यार इनमें से तो ये भी आंसर बनता है और ये भी आंसर बनता है, जबकि होना तो एक चाहिए। तो इसको कहते हैं सिलेक्ट टू ऑप्शन। सिलेक्ट टू ऑप्शन। कभी आप अगर वो ऐसा सवाल देगा ना जिसमें दो ठीक ऑप्शन बनते हैं, तो वो ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट जो लिखेगा ना, मिसाल के तौर पर समझे कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज जो है ना दो भी हैं, लेकिन अगर एक तीसरी भी हम ऐड करें जो कि वो भी पॉसिबल है, तो फिर तीन हो जाएंगी। इसका मतलब है फिर इसकी ब्रांचेस दो भी आप ठीक सेलेक्ट करेंगे वो भी ठीक होगा, तीन सेलेक्ट करेंगे तो वो भी ठीक होगा, जहां दो ठीक ऑप्शन अगर हों। तो इसमें वो क्या करेगा, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा, वो आपको एक सिग्नल देगा, आइडिया देगा कि भाई इसमें दो ठीक ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं। वो कैसे, वो ऊपर लिखेगा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर, जैसे सवाल लिखेगा ना ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर, आगे ब्रैकेट में लिख देगा सिलेक्ट टू। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, इसका मतलब है इसमें दो ठीक ऑप्शन है। समझ आ गई है? तो ये एक बेनिफिट है,
आपको वहां से आइडिया मिल गया कि भाई इसका मतलब है ये खुद सिग्नल दे रहा है कि यहाँ दो ठीक ऑप्शन मैंने दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ठीक ऑप्शन है। तो नीचे आप देखेंगे कि यार वो हमने पढ़ा था इसकी मेजरली तो दो ब्रांचेस हैं, शायद एक तीसरी हाँ वो भी पड़ी थी, तो वो भी इसमें ठीक ऑप्शन हम सेलेक्ट करें तो दोनों ठीक हो जाएंगे। समझ आ गई है? तो कभी कभार वो ऐसे सवाल में दो ठीक ऑप्शन भी दे सकते हैं। ये लैपटॉप मैंने फोल्ड आज नहीं किया तो इसलिए थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही। उसके बाद है पेपर वेटेज। पेपर वेटेज से क्या मुराद है कि भाई किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो उसमें हम पहले देखते हैं कि आपकी जो PRC 3 की बुक है उसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो वो हैं 13। इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 13। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है ना 13, इसको हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 + 3 + 4, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, और चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 13। टोटल 13 चैप्टर्स को हमने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब वो कहता है जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इनमें से ऑन एवरेज 5 to 8 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 हैं, इसमें ऑन एवरेज आपका आएगा 30 to 35 मार्क्स का पेपर। ठीक है। उसके बाद चैप्टर जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 हैं, इसमें वो कहता है कि आपके पास आएगा पेपर 20 to 25 का, और आखिरी में भी 20 to 25 का। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जो चैप्टर 1 है उसमें 5 to 8 मार्क्स का पेपर है। इसमें रेंज दी गई है, एग्जैक्ट नहीं है, रेंज है कि राउंड अबाउट इतने मार्क्स का पेपर होगा। अब पहले चैप्टर में राउंड अबाउट 5 to 8 मार्क्स का पेपर है, दूसरे तीसरे और चौथे चैप्टर में से 30 to 35 का है। वैसे अगर मिक्स करके देखें ना, तो चैप्टर 1, 2, 3 और 4, इन चार चैप्टर में से ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास, ये तकरीबन समझ लें ये 25 to 30 कर दें इसे, और इसे भी 25 to 30 कर दें। ठीक है, 20, 25 नहीं, 25 to 30। ठीक है। और इनमें से आएगा आपका 60 मार्क्स का पेपर। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है। तो ये एक आइडिया है जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि कौन से चैप्टर्स कितना इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमने हर चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंट समझना है। समझ आ गई है बात की? अब यहाँ पर देखें चैप्टर नंबर 1 जो है ना, सिर्फ अकेले चैप्टर में से 5 to 8 मार्क्स का पेपर है। इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है ना, कि एक ही चैप्टर में से ऑलमोस्ट 8, 9 मार्क्स का पेपर आ रहा है। उसके बाद देखें दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर, ये 3 चैप्टर्स हैं और तीनों मिला के ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का इनमें से आएगा। दूसरे, तीसरे और चौथे में से 30 मार्क्स का पेपर आएगा, और पहले को भी मिला लें तो वो टोटल 4 चैप्टर्स मिलाकर तकरीबन 40। और आपको पासिंग कितने मार्क्स चाहिए? 50। तो देखें 13 चैप्टर में से सिर्फ पहले 4 में से 40% आपके मार्क्स आते हैं पेपर में। ठीक है, और आपको पास होने के लिए 50 चाहिए। तो ऐसा नहीं है आप समझे कि ये 4 कर लूँ, एक आधा और चैप्टर कर लूँ तो 50 आ जाएंगे। आई क्या पेपर ये ऐसा बनाता है, पता नहीं उसे कैसे इस चीज़ का आइडिया होता है कि पेपर पास ही तब होता है जब तक आपको 100% सिलेबस ना आता हो। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ताकि आप पूरा सिलेबस पढ़ो, ये कुदरती बात है। ठीक है, कि जब तक हमें 90% सिलेबस आता है ना और हम पेपर में जाते हैं, यकीन जाने 45% मार्क्स आते हैं, 50 आते ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं कैसे आपके 50 तब भी आते हैं जब पूरा एक एक आपको कॉन्सेप्ट आता हो। ये हकीकत बता रहा हूँ, पता नहीं ये कैसे है लेकिन ये ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखें, बहरहाल इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कितनी तवज्जो से आपने इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है।
कि चैप्टर 1, 2, 3 और 4 में से 40 मार्क्स का। उसके बाद देखें कि 5, 6, 7 और 8 इसमें भी 25 to 30 मार्क्स का पेपर है। और 9, 10, 11, 12 और 13 इनमें से भी 30 मार्क्स का पेपर है। अब देखें, जो कैटेगरी थर्ड है ना उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं। और कैटेगरी 4 में 5 चैप्टर्स हैं। दोनों में से इक्वली मार्क्स आएंगे। लेकिन उधर 4 चैप्टर में से जितने पेपर का बनेगा ना, जितने मार्क्स का, नीचे 5 में से उतना बनेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों कैटेगरीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी? कौन सी? थर्ड वाली। क्यों? क्योंकि देखें, आ तो दोनों कैटेगरीज में 30-30 रहे हैं, लेकिन उधर 4 में से 30, उधर 5 में से 30 है। इसका मतलब है 4 फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए अगले 5 की निस्बत। समझ आती है बात की? तो इस तरह से ये पूरा जो हमने डिस्कस किया है वो बेसिकली क्या है, आपके PRC3 का वेटेज है। तो ओरिएंटेशन में बेसिकली हम यही चीजें डिस्कस करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, या पेपर किस शक्ल किस फॉर्म में आएगा। उसके बाद ये है कि आपका पेपर का जो वेटेज है वो किस तरह से है। तो इस चीज की समझ आ गई है। ओवरऑल जो हमने आज लेक्चर 0 में ओरिएंटेशन देखी है, उसमें आपको कोई ऐसी बात जो आप कहें कि ये वेटेज की समझ नहीं आई, या ये MCQ जो आपने कहा इस तरह के होंगे उसका क्या मतलब है, ऐसी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है। बाकी जो स्टडी रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें हैं वो तो इंशाल्लाह हम कल से पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं लेक्चर नंबर 1। वो हमारा इंशाल्लाह कल से होगा। लेकिन आज जो PRC3 की ओरिएंटेशन है उसमें फिलहाल यही था।